अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए Phy301 का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ, जो कि बेसिकली आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास है इंडक्टेंस। अच्छा, इंडक्टेंस क्या चीज़ होती है? जब भी हम किसी वायर को कॉइल बनाते हैं, मतलब उसको टर्न देते हैं, टर्म देकर उसको एक कॉइल बना लेते हैं। कॉइल से मुराद तो मेरी आप समझ गए होंगे कि जब किसी वायर को हम लोग इस तरह से लपेटें कि वो एक कॉइल की सूरत बन जाए, तो उसको हम लोग बेसिकली उसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो पैदा होती है उसको हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं। कि अगर एक वायर को, एक तार है आपके पास, उसको आपने लपेटा है, तो अब उसके लपेटने के अंदर वो जो टर्म्स बन गए हैं, अब उसके अंदर से जो रेजिस्टेंस पैदा होगी, वो रेजिस्टेंस बेसिकली हमारी इंडक्टेंस कहलाती है। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग बुक की ज़बान से भी देख लेते हैं। Resistance offered by an inductor is an circuit is called inductance। कि इंडक्टर की तरफ से जो रेजिस्टेंस मिलती है, इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस पैदा होती है, बेसिकली वो हमारी इंडक्टेंस कहलाती है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। इसकी जो इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो हमारी हेनरी कहलाती है। इट इज़ डोनेटेड बाई एल। इसको हम लोग बड़े एल से ज़ाहिर करते हैं। इंडक्टेंस इन सीरीज। इंडक्टेंस को अगर हम लोगों ने सीरीज में लगाना हो तो हम लोग किस तरह से करते हैं? तो जब भी हम लोग इंडक्टेंस को सीरीज़ के अंदर सॉल्व करते हैं, तो इंडक्टेंस चूँकि बेसिकली ये रेजिस्टेंस ही है, तो इसको हम लोग जब भी सीरीज़ के अंदर सॉल्व करते हैं तो हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। जितनी भी इंडक्टेंस लगी होती हैं उन सबको हम लोग प्लस कर देते हैं। 1 2 3 जितनी भी लगी होती हैं सबको हम लोग प्लस कर देते हैं। इसका जो फार्मूला है LEQ इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस LN। मतलब जितनी भी सीरीज़ के अंदर हमारी इंडक्टेंस होंगी उनको हम लोग प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है ये हमारे पास कि अगर पैरेलल के अंदर हमारे पास इंडक्टेंस आ जाए तो उसका क्या फार्मूला है। पैरेलल के अंदर बिल्कुल वही फार्मूला है जो कि हमारा रेजिस्टेंस के अंदर था। तो रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली हमारे पास R था, इंडक्टेंस के अंदर हमारे पास L आ जाएगा। वहीं पर उसी जगह के ऊपर ही RAB इज इक्वल टू L LAB इज इक्वल टू LA मल्टीप्लाई बाई LB डिवाइडेड बाई LA प्लस LB। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। एक सर्किट दिया गया है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहीं पर दिया गया है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 2 इंडक्टेंस लगी हुई हैं। अगर आप इसका इंडक्टेंस का आप साइन देखें, अच्छा ये जो इंडक्टेंस का जो सिंबल दिया गया है, अगर आप लोग ये देखें, 2 इंडक्टेंस लगी हुई हैं, एक 1 मिली हेनरी की और दूसरी भी 1 मिली हेनरी की है। तो इनका जो सिंबल बेसिकली दिया गया है, ये आप देखें तो एक वायर है जिसको हम लोगों ने ट्विस्ट दिया हुआ है। बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे किसी चीज़ को हमने ट्विस्ट दिया हुआ है, जबकि रेजिस्टेंस के अंदर क्या था कि इस तरह बिल्कुल टीथ से बने हुए थे। इन दोनों के दरमियान में यही डिफरेंस है बेसिकली। उसके अलावा बाकी सारे का सारा सेम ही है कि हमने इसको भी रेजिस्टेंस की तरह प्लस ही करना है। तो आगे मैंने इसको सॉल्व किया कि 1 मिली हेनरी एंड 1 मिली हेनरी आर इन सीरीज, सो देयर कंबाइंड इफेक्ट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 2 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, हमारे पास इंडक्टेंस दी हुई है। ये इंडक्टेंस भी बेसिकली 3 इंडक्टेंस दी हुई हैं, A B और C। इनको भी हमने इसी तरह से करना है कि तीनों को 3 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी एंड 1 मिली हेनरी, तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे कि प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 मिली हेनरी। नेक्स्ट एक हमें दी गई है जो कि 2 पैरेलल हैं। पैरेलल का मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर भी बताया हुआ था। अगर किसी बंदे ने पैरेलल कम्बिनेशन वाली वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने जो ज़हन के अंदर बिठाएं कि ये सीरीज़ पैरेलल होती क्या चीज़ है, फिर उसके बाद आप लोग आगे चलें, तो तब आपको जाकर चीज़ों की समझ आएगी। अच्छा, ये 2 दिए हुए हैं। पैरेलल का मैंने आपको बताया था। सीरीज़ के अंदर ये होता है कि अगर एक रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या कोई भी चीज़ है जिसका सिरा एक के साथ लगा हुआ हो और पाँव किसी और दूसरी के साथ अटैच हो, तो हम लोग उसको कहते हैं कि भाई ये हमारी सीरीज़ रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस है। और अगर हम अगर कोई चीज़ इस तरह से जोड़ी जाए सर्किट के अंदर कि उसके सर और पाँव दोनों दूसरी के सर और पाँव के साथ आपस में मिल रहे हो, तो बेसिकली ये हमारी पैरेलल कहलाती है। अब अगर आप देखें तो ये 8 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ सर से भी मिल रही हैं और पाँव से भी मिल रही हैं। दोनों जगह के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं, तो बेसिकली ये हमारी जो होगी ये एक पैरेलल कहलाएगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिल्कुल ये सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे इंडक्टेंस को जिस तरह हम लोगों ने रेजिस्टेंस को किया था। तो ऊपर वाली जो होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली प्लस हो जाएंगी। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, तो ये हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा और आंसर इसका 4 मिली हेनरी आ जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को नेक्स्ट में दिखाया हुआ है। इसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ कैपेसिटर इज एंड सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस।
अच्छा, कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज़ होती है? कैपेसिटर होती है कि ये एक ऐसा आला होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। अब ये जो कैपेसिटर होता है ना, इसके अंदर ये चार्ज को स्टोर करता है। अब ये चार्ज कितना स्टोर करता है, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होती है। जितनी ये रेजिस्टेंस बेसिकली पैदा करता है, वो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर पैदा कर रहा है वो हमारी कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो हमारा फैरेड है। इट इज़ डिनोटेड बाय सी। इसको हम लोग बड़े सी से जाहिर करते हैं। इसके बाद है जी कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अच्छा, कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है? कैपेसिटेंस जो है ये पैरेलल के अंदर प्लस होती है और सीरीज़ के अंदर जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये हमारी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के उल्ट होती है। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सेम है, जबकि कैपेसिटेंस इन दोनों के उल्ट है। इसमें उनमें पैरेलल के अंदर डिवाइड होता था और इसके अंदर पैरेलल के अंदर प्लस होता है। बस ये आपने सिर्फ फ़र्क रखना है, बाकी सेम चीज़ें हैं जो कि मैंने पिछले आप लोगों को बताई हुई हैं। नेक्स्ट है जी सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। एक हमें सर्किट दिया गया है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। दो कैपेसिटर लगे हुए हैं एक सर्किट के अंदर, एक है 2 माइक्रोफैरड और दूसरा भी है 2 माइक्रोफैरड का। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अगर सीरीज़ के अंदर एक चीज़ आ जाती है तो वो बिल्कुल उस तरह हमने लेना है जिस तरह रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग पैरेलल के अंदर लेते थे। तो इसका क्या करेंगे कि ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 4 और 1 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो 1 माइक्रोफैरड होगी। नेक्स्ट है जी ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ एक ऐसा कानून है जो कि पूरी की पूरी, मैंने आपको कहा था कि ये Phy301 की बेस है ओहम लॉ। ओहम लॉ हर जगह पे आना है, हर जगह में हम इसको सॉल्व करेंगे और हर जगह पे हम इसको साथ में लेकर चलेंगे। इसको समझ लें, बहुत आसान है ओहम्स लॉ। ओहम लॉ क्या कहता है कि इफ़ अ वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज अप्लाइड, कि अगर एक कंडक्टर को आप लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब एक कंडक्टर है उसको आप लोग वोल्टेज देते हैं, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, कि जो उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब है कि अगर हम किसी कंडक्टर को वोल्टेज देते हैं तो जितनी हम लोग वोल्टेज देंगे उतना करंट होगा। अगर हम लोग उस कंडक्टर को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं, ओहम लॉ हमसे ये कहता है कि अगर हम लोग उस कंडक्टर को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो ज़्यादा करंट पास करेगा उस कंडक्टर में से। मतलब अब अगर हमारे पास एक वायर है, घर के अंदर एक वायर हमने लगाई हुई है, तो जितनी ज़्यादा उसमें से हम लोग वोल्टेज को गुजारेंगे उतना करंट ज़्यादा गुजरेगा, जितनी कम वोल्टेज गुजारेंगे उतना कम करंट गुजरेगा। लेकिन इसके अंदर जो शर्त है वो ये है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, कि टेम्परेचर अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो जितनी हम लोग वोल्टेज गुजारेंगे उतना करंट, अगर हम लोग करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम कर देंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। मेरे ख्याल में इससे आसान तरीका कोई नहीं था समझाने का। फिर भी अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझे थोड़ा बता दें। तो नीचे इसकी जो है वो इक्वेशन लिखी हुई है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अच्छा, उसके बाद जो इसकी जो है मेन इक्वेशन वो है V इज़ इक्वल टू आई आर। V जहाँ पे हमारा R है ये रेजिस्टेंस को शायद शो कर रहा है, जो कि कंडक्टर की बेसिकली रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस R डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो R है ये डिपेंड करती है कि हमारा मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या हमारा इंसुलेटर है, कौन सा है, ये बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करती है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, ये हमारा पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर हमारा चलेगा। लास्ट सब्जेक्ट तक हम लोग इसी को ही घसीटते रहेंगे हर सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अब आगे हम V इज़ इक्वल टू आई आर को ही करेंगे। नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। ये एग्जांपल है जी कि अ हीटर विद रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम। एक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओहम है, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द 220 वोल्ट पावर लाइन। ये वो एक 220 वोल्ट की पावर लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। घर में हमारे एक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 8 ओहम है और वो घरों के अंदर जो बिजली आती है वो आपको पता है 220 वोल्ट होती है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाउ मच इज़ द करंट फॉलोइंग थ्रू द हीटर कॉयल, कि वो जो हीटर की जो कॉयल है उसमें से अब करंट कितना पास कर रहा है। हमें पता चल गया है कि रेजिस्टेंस हमारी 8 ओहम है और वोल्टेज जो है वो 220 है। 220 की वोल्टेज आ रही है हीटर में और हीटर के अंदर रेजिस्टेंस है बेसिकली 8 ओहम। अब हम लोगों ने करंट नापना है कि करंट कितना है, तो करंट है तो ओहम का फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। चूँकि हमने करंट को मालूम करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि I को इस तरफ ले आएंगे तो V डिवाइडेड बाई R हमारे पास आ जाएगा। अब I हमने मालूम करना है, V हमें मालूम है 220 है और R हमें पता है कि R 8 ओहम है, तो 220 डिवाइडेड बाई 8 ये हमारे पास 27.5 जो है ये आंसर आ जाएगा। और ये जो A है ये हमारा एम्पेयर है,
27.5 एम्पेयर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी जगह के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर आपको समझ नहीं लगती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं कि आपको किसी जगह के ऊपर नहीं समझ आ रही।